और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के प्यारे से बच्चों को एसपी एंड ओसीएम ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो यार दोस्तों कैसे हो यार सारे। एंड फाइनली आपने ये अनाउंसमेंट हमारी देख ही ली होगी और ये वीडियो का टाइटल से भी आपको समझ में आ चुका ही होगा। फाइनली गाइस हमने हमारी सीरीज जो है वो लॉन्च कर दी है फॉर द सब्जेक्ट ओसीएम 12th क्लास के लिए। और ये क्या होने वाला है पता ना यार आप सभी को। यहाँ पे हम दोस्तों चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर ओसीएम, क्या नाम है इसका, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम बहुत ही कम से कम समय में आज इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले। तो दोस्तों मेक श्योर कीजिए आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, एक साथ देखिएगा। हार्डली 30 से 35 उससे कम करने की कोशिश करूंगा। विद इन 30 मिनट्स के अंदर आपका चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा रिवाइज। इससे फायदा क्या होगा, आप ये वीडियो कभी भी कहीं भी देख सकते हो। फास्ट करके देखो, 2x पे देखो, आपको सिर्फ सुनना है। आपका फिर से क्या होगा, एक फास्ट रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का। कभी आप दिन में 6-7 घंटे पढ़ लो और फिर पढ़ने का मन नहीं करे, ये वीडियो उठाकर देख ली, बस हो गया पहला चैप्टर रिवाइज। तो चलो यार दोस्तों लेट्स बिगिन। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है goldie_. आप लोग यार प्यार व्यार नहीं बांट रहे हो, पहला चैप्टर का पहला लेक्चर है। चलो यार शो मी सम लव ऑन माई इंस्टा हैंडल, कमेंट सेक्शन में भी कर ही सकते हो। तो चलो यार लेट्स बिगिन। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सब मुझे पता आप लोग कर लोगे, है ना। और जो नया आया है वीडियो एंड तक देखना है और आपको लगता है कि यार ये तो बढ़िया पढ़ा रहा है, तब आपको करना है, ठीक है। चलो गाइस लेट्स बिगिन। क्या नाम है भाई, आ जाओ। चलो अभी टाइम पास हो गया, मैं भी अपनी टेक्स्ट बुक खोल लेता हूँ। दोस्तों आप भी अपनी टेक्स्ट बुक खोल लो। ओसीएम के लिए हम क्या करेंगे ना, हम थोड़ा सा टेक्स्ट बुक को तरफ रेफर करते हुए चलेंगे। इट विल बी अ मोर लाइक इन अ मोर प्रॉपर वे। चलिए आओ समझते हैं। पहले थोड़ी अपना ज्ञान देंगे चैप्टर के ऊपर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और दोस्तों देखो यार, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जिनको आपको अपने बिजनेस में डालना है सो दैट आपका एक बिजनेस सक्सेसफुल बन सके। ये चैप्टर का पूरा एक वो मोटिव है। क्या, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो आपको अपने बिजनेस में डालना है सो दैट आपका बिजनेस सक्सेसफुल बन सके। एक दोस्त कह रहा है मेरा भाई मुझे ये बता प्रिंसिपल क्या होता है। अपना स्कूल का नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे बेसिक जनरल लॉ, रूल और आइडिया। इट्स बेसिकली अ जनरल लॉ कि भाई तुझे ऐसा ऐसा करना है। ये प्रिंसिपल, ये एक लॉ है या एक कोई प्रथा है जो चलती आ रही है, आपको इसे फॉलो करना है आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में। ये बोलता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चा सर ये प्रिंसिपल्स मुझे कंपलसरी फॉलो करने हैं जब मैं अपने एक स्टार्टअप या ऐसा कुछ खोलूंगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपको बस एक आइडिया दे रहा है, ये आइडिया आप अपने बिजनेस में फॉलो कर सकते हो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सर ये प्रिंसिपल्स कौन देता है। अरे जो बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे ना, जो एकदम ऐसे एंटरप्रेन्योर थे ना, जो सक्सेसफुल बन चुके हैं, अगर वो लोग अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे और अगर वो हम अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, तो क्या अपना बिजनेस बढ़िया हो सकता है। हो सकता है ना यार। सोचो आप कभी अंबानी अडानी के साथ बैठे हो, आप सर मुझे कुछ टिप्स दो ना जिसपे मैं वर्क करूं अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने में, और वो आपके लिए अपने कुछ वैल्यूबल सजेशंस देते हैं वो लोग अपने, तो क्या आप उसको अप्लाई करोगे नहीं करोगे, करोगे। तो एज इट इज ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो शायद हर एक बिजनेस अपने बिजनेस को अप्लाई, हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में अप्लाई करता है तो उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाए। तो दैट्स प्रिंसिपल, दैट इज अ बेसिक जनरल लॉ, जो एक जनरल बात है जो हर कोई फॉलो करता है। किसी बिजनेस सक्सेसफुलिस्ट ने वो फॉलो करा है, आप भी करो। ये एक टेक्निक है, जैसा अडानी अंबानी वो टेक्निक यूज कर रहे हैं, और सिस्टम्स विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट। ये टेक्निक है भाई, अगर आप इसे यूज करते हो अच्छा रिजल्ट ही आना है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स। समझ में आया। ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे प्रिंसिपल क्या होता है, हालांकि पूछेंगे प्रिंसिपल क्या होता है फॉर डिफाइन, 1 मार्क के लिए, तो ये कर लेता हूं। अब आओ यार, आप समझिए प्रिंसिपल क्या होता है। आप सीधा जंप करेंगे हम नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। ये कैसे होते, किस तरह के होते हैं ये समझते, टेंशन मतलब इजी। पहला, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ प्रिंसिपल्स। ये क्या बोल रहे हैं, ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, ये इस तरह से बने हैं ये जो अपने बिजनेसमैन ना अप्लाई कर, बिजनेसमैन अपने बिजनेस में अप्लाई कर पाए। ये चैप्टर को पढ़ने के लिए पता है क्या करो, अपने आप को एक बिजनेसमैन समझो या एक बिजनेस वुमेन समझो, ठीक है। समझ लिया, एक समझो तुम्हारा एक बहुत बड़ा सा बिजनेस है, अब इस बिजनेस को अपने को सक्सेसफुल बनाना है। अगर आप ये इमेजिन करते हो ना, तभी आप ये चैप्टर समझ पाओगे। किया, अपने बिजनेस का सपने नाम सोच लिया, अपना बिजनेस का नाम है गोल्डी साकी। चलो भाई समझते गोल्डी साकी को कैसे हम एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। तो यूनिवर्सल एप्लीकेशंस, मतलब दोस्तों ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना, ये बताना चाहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं है कि अंबानी जी ने जो बात कही है ये सिर्फ उनके ही बिजनेस में लागू होती है, नहीं यार। बिजनेस तो बिजनेस होता है, अब चाहिए वो फिर बाइक बिजनेस हो, कार बिजनेस हो,
कोई मार्केटिंग या सेल्स का बिजनेस हो, कोई टीचिंग बिजनेस, कुछ भी बिजनेस तो बिजनेस होता है ना। तो ये जो प्रिंसिपल्स है, ये कह रहा है, ये जो प्रिंसिपल्स है ना, जो ये बड़े बड़े लोग कह कर गए, ये सारी बिजनेसेस में अप्लाई होता है। आओ समझते हैं। पहला, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। आपका बिजनेस छोटा हो, आपका बिजनेस बड़ा हो, जो भी सेक्टर हो, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपके लिए लागू कर सकता है, ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। दे आर एप्लीकेबल टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कुछ समझ में आया? ये फर्स्ट पॉइंट। यूनिवर्सल नेचर यानी कि सब पे लागू होता है ये। सेकंड लाइन, दे मींस दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। चलो, यूनिवर्सल एप्लीकेशन समझ में आया, ठीक है। ये जनरल गाइडलाइंस, ये बोल रहे हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हें ऐसा करना ही है, दिस इज नॉट नेसेसरी। ये तुम्हें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, ये तुम्हें अपने गाइडलाइंस दे रहे हैं। दोस्तों देखो, तुम अगर अपने एम्प्लॉयज को अच्छा पैसा दोगे ना, तो वो लोग भाई बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन तो जरूरी नहीं है कि अरे उसने तो अच्छे पैसे देने बोला है, मुझे अच्छा देना ही पड़ेगा, भले ही वो काम नहीं कर रहा, फिर भी तो मत दे, निकाल दे उसको काम से। दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट फिक्स्ड, दे आर, ऐसा फिक्स नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। यू कैन लाइक अप्लाई एज पर द सिचुएशंस। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। बच्चा कह रहा है सर एक बात बताओ, ये जो प्रिंसिपल्स मुझे ज्ञान दे रहे हैं, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये कौन है पहले तो आप ये बताओ। समझो अपने दिमाग में एक कोई बड़ा सा बिजनेसमैन समझो, ठीक है, ये वो बंदा ज्ञान दे रहा है, आपको समय मिलता है 10 मिनट्स का किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठने के लिए, आप बैठोगे उसके साथ? बिल्कुल बैठेंगे यार। अभी तो लीजेंड हमारे साथ है नहीं, पर वो हमारे मतलब दुनिया में हमेशा रहेंगे। तो ऐसे ही कोई पर्सन आकर आपके सामने बैठे, आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूं, अगर वो आपके सामने बैठे तो आप कितना ऐसा पूछोगे, सर प्लीज मुझे आपसे नॉलेज चाहिए आपका, प्लीज मुझे आपके 10 मिनट्स दो और मुझे बताओ कि आप कैसे सक्सेसफुल बने यार, प्लीज आपका बिजनेस कैसे चला है, आप अपने यंग जब आप थे तो आपने क्या मिस्टेक्स नहीं करी, आपने वो, आप उनसे गाइडलाइंस लोगे कि नहीं लोगे? तो ये क्या हुआ, ये जो प्रिंसिपल्स जो हमें पता चल रहे हैं ना, ये जो प्रिंसिपल्स लिखे हैं ना, ये ऐसे ही किसी के एक्सपर्ट के एक्सपेरिमेंट्स और उनके जो एक्सपीरियंसेस थे उसके द्वारा ही ये सब बने। ऐसा कल उठ के बच्चा सर मैं भी प्रिंसिपल बनाने का सोच रहा हूं, नहीं भाई ऐसा नहीं। आपने एक सोसाइटी को कुछ दिया है, आपने कुछ सोसाइटी में वैल्यू क्रिएशन किया है, तभी आप अपने प्रिंसिपल्स ऐसे कुछ पब्लिश कर सकते हो। चलो, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। हर कोई ऐरा गहरा कल उठकर बिजनेसमैन बन गया, दोस्तों तुम्हें ये करना चाहिए, दोस्तों तुम्हें ये करना चाहिए, है ना। तुम उसको जाके पूछते हो भाई तेरा बिजनेस कौन सा है, भाई मैं तो अनएम्प्लॉयड हूं, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। क्या तुम उसकी बात सुनोगे? अबे जा बे, फालतू ज्ञान दे रहे हैं, घर जाके काम कर कुछ। लेकिन अगर यही अंबानी जी आए और बेटा आपको ये करना चाहिए, ओके सर, करना पड़ेगा, सर ने बाय फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। भाई उनको उतना एक्सपीरियंस है, उतना एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने करा है। फ्लेक्सिबल, ये जो प्रिंसिपल्स है ना, हर किसी के ऑर्गेनाइजेशन में लग जाते हैं, हर किसी सेक्टर में ये वर्क कर सकते हैं, इसलिए दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। उसके बाद बिहेवियरल इन नेचर, ये रीड करता, ये ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन्ड टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग्स। ये ह्यूमन बीइंग्स के नेचर को ध्यान में रखते हुए ये प्रिंसिपल्स बनाए। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, उस ह्यूमन बीइंग को, एम्प्लॉय को उसकी सैलरी इंक्रीज कर दो सो दैट वो ज्यादा एफर्ट लेगा। तो ये क्या है, इट्स बिहेवियरल इन नेचर। समझ में? चलो गाइस, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, काफी बार आया एग्जाम में। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अब ये बताना चाहता है ऐसा नहीं है कि इससे तुम्हारा फायदा ही होगा, बट नुकसान भी हो सकता है। एंड सेकंड थिंग इज, अगर आप अपने मार्केटिंग में थोड़ा सा पैसे डालते हो तो क्या पता आपकी सेल्स बढ़ जाए, है ना। आपको कुछ करना पड़ेगा सो दैट उसका आपको इफेक्ट देखने को मिले। एक और कॉज कि आपने अपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाई, जिससे आपका एम्प्लॉय ने डबल मेहनत किया और उसने सेल बढ़ा दी। तो दिस इज क्या, दिस इज व्हाट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज को आपने देखा तो उसका आपको इफेक्ट देखने को मिला। अब ये इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? आपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाई, भाई वो तो बैठ के आराम कर रहा है कि अब तो पैसे भी बढ़ गए, छोड़ो भाई घर जाते हैं आराम करते हैं, आपका सेल नीचे हो गया। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो भी लिखा है ना, यहाँ पे मतलब ये कह रहा है हम जो प्रिंसिपल्स आगे पढ़ने वाले ना, ये जितने भी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स इनने, जितने भी बड़े बड़े लोग इनने जो अपने प्रिंसिपल्स दिए, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बच्चा कह रहा है भाई तू एक बात बता यार, ये प्रिंसिपल्स कब से किया जा रहा है, ये कौन से प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं? और हम अगले टॉपिक पे सीखेंगे कि ये कौन से प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिग्निफिकेंस ये कह रहा है कि यार ये जो प्रिंसिपल्स है, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बता रहे हैं और जो हम ये प्रिंसिपल्स आगे जाके सीखने वाले हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट है? मतलब इनका कुछ महत्व है जिंदगी में? ये बस ऐसे ही किसी ने ज्ञान दिया, बुक में छाप दिया और हमें पढ़ना है? नहीं यार, ये लाइक आप इसको ना बड़े पर्सपेक्टिव से सोचो यार। वो 11th 12th की पढ़ाई वैसी नहीं होती है
कि आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये पूरा प्रैक्टिकली बेस्ड पढ़ाई है अपनी 11th-12th की, राइट। तो चलो देखते हैं। प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स, ये कह रहा है आप जो प्रिंसिपल्स पढ़ते हो ना यार, ये मैनेजर्स को बहुत हेल्प करता है सो दैट वो डिसीजन ले सके। ठीक है, बच्चा कहता है चलो देखेंगे, ये तो प्रिंसिपल्स पढ़कर ही पता चलेगा। उसके बाद क्या, हेल्प इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये ऐसा बोलता है ये जो प्रिंसिपल्स आप पढ़ोगे ना, ये मदद करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस को आप सही तरीके से यूज कर सको, आप उसे वेस्ट ना करें। चलो देखते हैं, ये तो समझ में आएगा आगे कि कितने अच्छे प्रिंसिपल्स लिखे हैं इनने, है ना। उसके बाद क्या है दोस्तों, साइंटिफिक या फिर बैलेंस्ड डिसीजन प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशंस tactfully, otherwise the manager have to work always with a trial and error method। मतलब क्या कह रहा है, बैलेंस्ड डिसीजन साइंस ये कहता है कि ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये आपको एक डायरेक्शन दिखाता है। अदरवाइज अगर आपको कोई डायरेक्शन लेना है तो आपको कोई एक ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। बच्चे कैसे, ये ट्रायल एंड एरर समझ नहीं आता यार। आप 12th पास हो गए, बात सुनो, ट्रायल एंड एरर समझा रहा हूं। आप 12th पास हो गए, चल सीए करता हूं, पेपर दिया आपने, आप फेल हो गए। आपको रियलाइज हुआ कि यार ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। आपने सीएस दिया, यार ये भी मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, पर इस बीच में आपने बीकॉम में तो एडमिशन ले लिया था क्योंकि ग्रेजुएशन करना है। अब आप सोचते हो यार सीएस थोड़ा सा अच्छा है, एक काम करता हूं एलएलबी कर लेता हूं, सीएस नहीं करता हूं। लेकिन एलएलबी के लिए पहले आपको अपनी बीकॉम खत्म करनी पड़ेगी। भाई आप तो ये पूरे लूप में फंस गए। अगर यही एक गौरव मुंद्रा, भाई सुन, अगर तुझे इंटरेस्ट लॉ में है तो पहले ही एलएलबी कर ले आफ्टर 12th। तुझे अगर इंटरेस्ट अकाउंटेंसी में, भाई तू सीए कर सकता है, आईसीसी कर सकता है, सीएफए कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, एफआरएम है ना, बहुत कुछ कर सकता है। तो ये क्या था, मैंने आपको पहले ही अपने ट्रायल एंड एरर मेथड से बता दिया। सो दिस इज व्हाट यू कैन टेक अ बैलेंस्ड डिसीजन, ये प्रिंसिपल्स के द्वारा। ये प्रिंसिपल्स ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ ये जो बुक में लिखा है वही प्रिंसिपल्स है यार, हर किसी की बड़े की बातें। अरे ऐसा समझो आपके घर में जो बड़ा है ना, उसने कोई आपको ज्ञान दिया है ना, दे आर द प्रिंसिपल्स। और वही प्रिंसिपल्स अगर कोई एक बिजनेसमैन दे तो आओ देखते हैं इस चैप्टर में, वैसा ये चैप्टर है। उसके बाद क्या, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रिंसिपल्स आपको समझाती है कि एक सोसाइटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है सो दैट अपने बिजनेस को रन करने के लिए भी। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप अपना इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो नो डाउट आपकी सेल्स बढ़ती है। जैसे देखा नहीं, आईफोन अब 2 की जगह 3 कैमरा लाता है, उसकी डिजाइने चेंज करता रहता है। हालांकि ये क्या है, ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से ही हुआ है। उधर सैमसंग हो गया, जो भी हो गया, वो लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके चिप्स को अपग्रेड करते जा रहे हैं। कैमरा के लेंसेज 200 से 500 कर देंगे कुछ टाइम में ये लोग, ऐसा सीधा चांद पे जो एलियन घूमेगा वही दिखाएंगे। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना भाई। उसके बाद हेल्प्स इन कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, दिस प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको मदद करेंगे कि कैसे आप एक डिसीजन ले सकते हो अपने एम्प्लॉयज के बीच में, और सो दैट इससे एक कोऑर्डिनेशन रहे आपकी पूरे कंपनी में, आपके एम्प्लॉयज के बीच में एक भाईचारा रहे, है ना, एक डायनामिक नेचर रहे, उनका हार्मनी रहे कि तू तो अपना भाई है, आजा भाई मिलके काम करते हैं, कि ऐसा एक नेचर होना चाहिए। तभी आपका बिजनेस जो है कंपनी में सक्सेसफुल होने के काबिल होता है। ये अपने को प्रिंसिपल समझा रहा है। ठीक है गाइस, एक बाल सेट ब्रेक ले लूं, तभी तो मजा आता है यार पढ़ाने में, अदरवाइज इसमें मजा नहीं आता। चलो ऑल सेट, ठीक है। हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। उसके बाद क्या है, डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, मेरा गोल है इस कंपनी को ऊपर ले जाना, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो ये प्रिंसिपल्स जब होते सही से अप्लाई होते हैं ना, तो लोगों में एक होता है कि यार नहीं यार, इस कंपनी को तो आगे मुझे बढ़ाना है भाई, वैसा। दिस इज व्हाट ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो ये साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट, ये सिग्निफिकेंस थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट रखूंगा मैं, बट द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो भाई, अब इस लेसन की जो जान है ना, हम इतने देर से समझे कि ये प्रिंसिपल्स ऐसे हैं, प्रिंसिपल्स ऐसे हैं। भाई ये प्रिंसिपल्स दे कौन रहा है, उनके बारे में तो कुछ बताओ, है ना। आप अंबानी अडानी कर रहे हो क्या, वो बुक में है? नहीं है भाई, अपने बुक में दिया है हेनरी फेयोल। ठीक है, तो आओ यार गाइस, थियरीज ऑफ मैनेजमेंट में बढ़ते हैं। हेनरी फेयोल्स क्या है ये, हेनरी फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल, ऐसा नहीं है एग्जाम में कि हेनरी फेयोल के बारे में बताओ, व्हाट इन प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल, नहीं, ऐसा आ सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट, या फिर इस अंकल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन फॉर द 5 मार्क्स फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, या फिर एक्सप्लेन फॉर द 5 मार्क्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट, या फिर एक्सप्लेन हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल्स, ऐसा भी आ सकता है फॉर 5 मार्क्स। कितना लिख कर आओगे, एटलीस्ट 8 लिख कर आना है, 5/5 पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, अंकल हुए थे बॉर्न 1841, अंकल बाय बाय कब किए, 1925 में, थैंक यू अंकल। उसके बाद वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, यहाँ पे याद करना है, 1841 बॉर्न, 1925 डेथ। उसके बाद was a French mining engineer, जो कि एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जिनका एक सक्सेसफुल मैनेजरियल करियर था। फर्स्ट लाइन लिखकर आ जाओगे एग्जाम में, चलो डन। प्रपोज्ड, इनने क्या करा, हेनरी फेयोल प्रपोज्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट व्हिच आर एक्सप्लेन्ड इन हिज फेमस बुक। ओके, कब पैदा हुए, 1841 में।
कब बाय बाय किए? 1925 में। ये क्या थे? एक सक्सेसफुल लीडिंग इंजीनियर थे। कहाँ के इंजीनियर थे? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, लीडिंग सक्सेसफुल मैनेजर, लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। इनने अपनी एक 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनने प्रपोज किया था इन हिज फेमस बुक। नाम क्या है बुक का? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये एग्जाम में आपको लिख कर आना है। उसके बाद इनको ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। दोस्तों एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, यू हैव टू स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन। एंड ये इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अगर आप कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करके आ जाओगे ना, आई एम 100% श्योर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे पूरे श्योर, वेरी श्योर। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन एंड आई होप आप सब इसको अच्छे से कर लोगे। उसके बाद क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ वर्क। आओ जो फटाफट खत्म करते हैं। ये डिवीजन ऑफ वर्क ऐसा नहीं लिखना है, आपको लिखना है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये तो मैंने बस अपने आपको समझा सकूं, टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। तो डिवीजन ऑफ वर्क में आपको काम जो है ना सही से डिवाइड करना है। एक आपका एम्प्लॉय कभी भी ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए। सारा काम आपने उसको दे दिया, भाई तू खाली बैठा जाकर जा, अरे ऐसा नहीं भाई तू खाली बैठा, थोड़ा उसका मदद करते यार। डिवीजन ऑफ वर्क, तो वर्क हैज टू बी प्रॉपर्ली डिवाइड विद इन योर टीम, विद इन योर एम्प्लॉयज। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ में आ रहा है क्या? अथॉरिटी, आपके ऊपर ना एक सुपीरियर होना चाहिए जिसके पास अथॉरिटी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो आपको गाइड करेगा, तुझे ये करना है भाई, तुझे ये करना है, आप ये कर सकते हो, आपको ये वाले प्रोजेक्ट पे काम करना है। बट भाई मैं ये करता हूं, भाई तू वो कर ले, अरे नहीं नहीं भाई मैं ये करता हूं तू वो कर ले। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब दो एम्प्लॉयज आपस में झगड़ा कर रखे, नहीं भाई ये काम मैं करूंगा, नहीं भाई मैं ये करूंगा, ऐसा नहीं। आपकी इसमें एक हेड होना चाहिए, भाई तू ये कर ले, तू ये कर ले, ठीक है भाई करता हूं। तो दिस इज व्हाट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक क्लियर प्लान है उनके दिमाग में। उसके बाद क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, आपके एम्प्लॉयज को ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ऑफिस में 9:30 आना है, भाई तेरा भाई 4 बजे आ रहा है, कौन अपने को रोकने वाला? ऐसा नहीं। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, योर एम्प्लॉयज मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया लाइन? एक ही एग्जांपल में समझ ही होंगे तुम। उसके बाद क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ अ कमांड। क्या बोल रही है? अ यूनिटी ऑफ अ कमांड। कमांड आपको एक कभी भी एक सिंगल हेड से तरफ आना चाहिए। मतलब एक हेड है, गौरव तुझे ये करना है, रोहन तुझे ये करना है, राहुल आपको ये करना है, अभिषेक भाई आपको ये करना है। नाउ व्हाट इज दिस? यूनिटी ऑफ अ कमांड। राहुल आपको ये करना है, गौरव कह रहा है नहीं राहुल आप ना एक्चुअली वो कर लो, अरे नहीं यार गौरव रुकना भाई, क्या हो रहा है? दो हेड्स के बीच में क्लैश हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यूनिटी ऑफ कमांड, देयर मस्ट बी अ सिंगल हेड जो लोगों को कमांड दे रहा है। इससे क्लियर प्लान होगा, क्लियर पिक्चर होगी और मिक्स ऑफ माइंड्स नहीं होंगे और इससे डिसीजन प्रॉपर्ली आपका जो काम है वो अच्छे से हो पाए। यूनिटी ऑफ अ डायरेक्शन, वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, दिस लाइन हैज टू बी इन योर आंसर। प्रिंसिपल ऑफ अपना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक सिंगल डायरेक्शन में ही सारे लोग चलेंगे, हमारा एक ही प्लान है, सब एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। दिस लाइन हैज टू बी इन योर आंसर। उसके बाद क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। आप किसी भी इंडिविजुअल के हेत में उसके इंटरेस्ट में काम नहीं करोगे, आपको ओवरऑल ग्रुप का सोचना है। ओवरऑल ग्रुप का अगर डेवलपमेंट होगा तो आपके बिजनेस का डेवलपमेंट होगा। नहीं तू 9 बजे घर चले जा, अरे नहीं नहीं भाई अपन तो सब साथ में ही जाएंगे। प्रिंसिपल मतलब क्या समझा यार? आपको किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे वर्क नहीं करना है, आपका ऐसे ग्रुप चलते हुए चलना है। Principle of centralization. In some organization, the power vested in one hand on a few hands. This situation happens in small organization, but in the size of organization, कुछ नहीं दोस्तों, टाइम पास है। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन यानी कि एक बेसिकली सारी पावर्स किसी एक को दे रखी है, यही आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है। लाइक बेसिकली अगर कोई आपको कुछ और बोलता, आपको ऐसा नहीं लगता दोस्तों ये सारे पॉइंट्स जो है ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये यूनिटी ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ये आपको नहीं लगता ये एग्जाम में आप खुद से भी लिख सकते हो? आपको बस हेड्स लिखनी है इसकी प्रॉपर्ली और थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक के लाइंस आने चाहिए एक हाथ, उसके बाद अपने मन से लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे भाई। तो सेंट्रलाइजेशन, पावर एंड अथॉरिटी किसके पास दी गई है उसको सही से आपको एक देना है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसके पास ही पावर है, ये आपको डिफाइन करना है। उसके बाद क्या दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। अगर आप चाहते हो आपका एम्प्लॉय ऐसे उसको उसके स्किल्स के हिसाब से पे होनी चाहिए। अगर आपने किसी मस्त आदमी को बुलाया है, उसको पर मंथ 10,000 रुपये दे रहे हो, ये राहुल भैया के लिए है ना, मस्त सा आदमी, पर मंथ पर सालाना मतलब पर ईयर 10,000 रुपीज दे रहे हो, तो मैं जा रहा हूँ भाई, तो ये क्या है? आपने मेरे स्किल्स को नहीं समझा, रेम्युनरेट करो प्लीज, पे मी फेयरली, है ना। तो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्किला चेन, इट्स बेसिकली
आपको पता है एम्प्लॉय मतलब कंपनी में कैसा डिजिग्नेट होता है इंटर्न, फिर होता है अपना असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, इसे लेवल 10, लेवल 9, लेवल 8, लेवल 7, लेवल 6 किसी भी एक टीम में, है ना। तो ये जो लेवल्स है ना, अब ये क्या है, ऐसा होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्केलाचन क्या कहता है, अगर लेवल 1 वाले को 10 तक कुछ बात पहुंचाना है ना, तो लेवल 1 वाला ही सीधा 10 को बोलेगा, अरे लेवल 1 सुन मेरे दोस्त, इंटर्न इधर आ, आपको दोस्त ये करना है, ठीक है। अब इंटर्न चाहता है कि वो लेवल 1 वाले से बात करे, तो क्या वो ये मैसेज पहले लेवल 9 को देगा, फिर 8 को देगा, फिर 7 को देगा, फिर 6 को देगा? अरे भाई तुम ये आपस में ही मैसेज खेल लो, लेवल 10 वाले उठ और सीधा लेवल 1 वाले को जाकर बात बताकर आ जा। दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ स्केलाचन। आप एक कम्युनिकेशन का वे रखो, ऐसा मत रखो यार कि आपको एक चेन फॉलो करनी है 10, 9, 8, 7। अगर कुछ आपको डिस्कस करना है, कुछ बताना है, तो भाई तू उठ सीधा बोल कर। एक गैप, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए बेसिकली, और दैट इज स्केलाचन, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल शुड बी इन राइट प्लेस, इन राइट टाइम एंड इन राइट ऑर्डर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बेसिकली आपके टीम में होने चाहिए टोटल 6 लोग, आप ले आए 15 लोग, अब क्या करोगे इतना? भंडारा थोड़ी है, सबको आपको सैलरी भी सबको देनी पड़ेगी सैलरी। समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, एम्प्लॉयज चाहिए तो मुझे कल तक, मेरे एम्प्लॉय आ रहे 2 महीने बाद, क्या करेंगे 2 महीने बाद आके? प्रोजेक्ट तो खत्म हो जाएगा, कोई और ले जाएगा अपना प्रोजेक्ट, 2 महीने बाद आकर क्या करोगे? समझ में आ रहा है? तो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देन दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली विद देयर सबऑर्डिनेट्स। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, काम आपको इक्वली डिवाइड करना है। अगर एक आदमी आपका 9:30 बजे घर जाता है इतनी रात को, तो कोशिश करिए उसको 9:30 से 8:30, 7:30 तक लाए। ऐसा नहीं आप तो 9:30 तक जा रहे, चल भाई तू 12 बजे तक जा। अबे भाई प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, हर कोई टाइम टू टाइम जाना चाहता है, टाइम टू टाइम आना चाहता है, इक्वल काम करना चाहता है, इक्वल आराम करना चाहता है। यू नीड टू मेक श्योर कि वो प्रॉपरली हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ अ टेन्योर, एम्प्लॉय के दिमाग में ना एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं यार ये लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हालांकि मेरा बॉस मुझे डांटता है जब मैं गलती करता हूं, तब मुझे निकालेंगे तो नहीं यार कि गौरव कल से मत आना। अरे भाई स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, आपका हेड बोलता है तू गलती कर, कोई बात नहीं यार हम तुझे ऐसे निकालने नहीं वाले, तो आप यहाँ पे लर्न करने आए हो, लर्न करो, ग्रो करो यहाँ पे, और यहाँ पे एफर्ट्स लगाना फिर हमारी कंपनी में। दिस इज व्हाट योर कंपनी हैज टू बी। तो जब आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनोगे तो ये चीजें आपको अपने बिजनेस में डालना है। दिस इज व्हाट दिस प्रिंसिपल्स आर ट्राइंग टू से। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, अगर कोई एम्प्लॉय आपके टीम में जो है वो आपको कुछ अपना आइडिया देना चाहता है, अरे सर अगर हम ये ऐसा करें तो चलेगा क्या? बैठ चुपचाप, बैठ, इंटर्न है ना, बैठ चुपचाप, ऐसा नहीं बोलने दे यार, बच्चा है भाई, सीख रहा है, वो लर्न कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, समझ में आया ना? उसको भी इनिशिएट करने दो कुछ, क्या पता उसने कुछ वैल्यूएबल आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया हो। आपको यहाँ पे ना एज अ बिजनेसमैन सोचना है, आपको एज अ बिजनेस हेड सोचना है ये पूरा चैप्टर, तो आपको सब समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। स्पिरिट डी कॉप्स बेसिकली अ टीम वर्क, आपके एम्प्लॉयज के बीच में, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम वर्क होना चाहिए, एक भाईचारा होना चाहिए, सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, सबको एक दूसरे का काम समझ में आ रहा है। और मेरे भाई कैसा है यार, आज मुझे बाहर जाना है, क्या मैं घर जा सकता हूँ, मेरे बिहाफ में तू काम कर देगा? अरे भाई टेंशन मत ले यार, बिंदास जा, कभी मैं बिजी रहूंगा तो प्लीज तू मेरी हेल्प कर देना। दिस इज व्हाट अ टीम वर्क इज, राइट? तो वैसे कुछ। अब ये जो था आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, करने में कोई नुकसान नहीं है। 8 पॉइंट कोई भी पिक कर लो जो आपको इजी बनता है। चलो उसके बाद हेनरी फ्योल अंकल को कर देते हैं बाय बाय। फिर आते हैं हमारे FW टेलर, जिनका नाम है फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। इनको एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी बोला जाता है, साथ ही साथ इनको फादर ऑफ, कौन सा बोलते हैं इनको, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है? किसका? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलो भाई, टेलर अंकल कब बॉर्न हुए थे? 1856, 1951 में बाय बाय किए थे। हेनरी अंकल का भी आपको ध्यान रखना है। तो वॉज अमेरिकन, ये अमेरिका का अमेरिकन था ये, बीप कर देता हूं। हु स्टार्टेड हिज करियर एज अ मैकेनिस्ट इन मिडवेल स्टील वर्क्स, फिलाडेल्फिया। कहाँ रहता है भाई ये, कौन सा देश है ये? फिलाडेल्फिया क्या है क्या ये? ठीक है चलो छोड़ो, कोई तो जगह है ये। फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या सर हमें लिखना है? बिल्कुल लिखना है। अभी से इसको याद करते हुए चलो, एक 2 महीना है तुम्हारे पास, रट्टा मारो। साइंटिफिक टेलर दिख गया, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर, सीधा इंट्रोडक्शन लिख कर आना सबसे पहले।
कोई बच्चा लिख कर नहीं आता इसका, लोगों को हार्ड लगता है इसका, ये इंट्रोडक्शन कर लेना है, ठीक है। चलो आओ समझते हैं इसको। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। इसको समझने का तरीका बताऊं, ये कहता है, ये साइंस को बहुत मानता, साइंस भाई, सब साइंस भाई। तो ये पता है क्या कहता है मैनेजर को कि भाई तू ट्रायल एंड एरर मत कर, जो चलते हुए आया है वही कर दे, या तुझे जो लगता है आपको, जो आप जैसे बच्चों ने किसी ने पहले किया होगा, मतलब ऐसा समझ नहीं आ रहा। देख ट्रायल एंड एरर मैंने आपको बताया था ना, आपको पहले सीए करना था, नहीं जमा, सीएस किया, व्हाट यू डिड ट्रायल एंड एरर। लेकिन ये पता है क्या कहता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये कहता है भाई तू ट्रायल एंड एरर मत कर, मैं बताता हूं तेरे पास की नहीं है, सीए छोड़ दे। ये क्या कर रहा है, ये ट्रायल एंड एरर नहीं करता, अप्रिशिएट ही नहीं करता है। देख मेरा ना एक दोस्त है जो तेरे जैसा ही था, एवरेज बच्चा, इससे तो सीए हुआ नहीं, तुझसे भी नहीं होगा, तो ये तो वो फॉलो ही मत कर पात। ये कहता है ट्रायल एंड एरर बिल्कुल फॉलो नहीं करना आपको। ये कहता है जो ऐसा चलता आ रहा है आप उसे फॉलो कीजिए, इट्स अ साइंस, ये हो जाएगा सक्सेसफुल वैसा। The rule of thumb method should be substituted with the methods developed through scientific analysis of work। ये आपके वर्क को, ये आपके पढ़ने के तरीकों को एनालिस करता है, तो ऐसे ये काम करने के तरीके को एनालिस करता है और इस हिसाब से डिसीजन लेता है। ये साइंस को मानता है, तो ये लोग ऐसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन ट्रायल एंड एरर को अप्रिशिएट नहीं करते। ठीक है, समझ में आ रहा है, पक्का इजी, कोई गड़बड़ नहीं करोगे अभी। उसके बाद क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आपके कंपनी के लोगों में भाई भाईचारा होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए। कन्फ्लिक्ट्स यानी कि झगड़े नहीं होने चाहिए। अरे यार मैं नहीं कर रहा इसका काम, दिस इज व्हाट, दिस इज अ कन्फ्लिक्ट। भाईचारा, भाई मैं कर दूंगा तेरा काम, तो आपकी कंपनी में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए। नॉट अ डिस्कॉर्ड, दे शुड बी हार्मनी। तो ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो वैसे, बट ट्राई करना, एक दो सेंटेंसेस बुक का उठाओ। मेंटल रिवॉल्यूशन, द प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स ईच अदर। बोथ शुड रियलाइज द इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है मेंटल रिवॉल्यूशन, एम्प्लॉय को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो इस कंपनी का तो सिर्फ एम्प्लॉय है। ऐसा नहीं है यार, तू कंपनी का एसेट है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी लाइन बोल दी मैंने, तू कंपनी का एसेट है एंड नॉट एम्प्लॉय। तो उनको वैसा फील होना चाहिए, उनको वैसा ओनर वाला फील होना चाहिए। ये एग्जाम में तुम्हें याद रखना ना, मेंटल रिवॉल्यूशन मेरे नाम से याद रखता। मैं इस चैनल का ओनर नहीं हूं, बट मुझे ओनर से कम फील नहीं होता। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मेंटल रिवॉल्यूशन। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोई भी एम्प्लॉय अपने अकेले के हिसाब से नहीं काम करेगा। देयर हैज टू बी अ कोऑपरेशन बिटवीन ऑल दी टीम, एंटायर टीम में कोऑपरेशन होना चाहिए। उसके बाद डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो अपना हेनरी अंकल भी कहता है, तो आप उसका सेम सेंटेंस इसमें लिखोगे चलेगा, नो प्रॉब्लम। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट याद है, हाँ बस वही। तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लाइन से आप इसमें उठाओ चलेगा। इसके जो लाइन से आप हेनरी फॉर्म में लिख दोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। ये कहता है भाई देखो यार, अगर तुम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो करते हो ना, तो इससे ना अपने एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का ही फायदा है। एफिशिएंट वो लोग, तभी जाके वो लोग एफिशिएंट होंगे, एंड इससे मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी से इसे हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनता हो जाएगा। ठीक है, एज सच इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं। इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में एक हार्मनी, डिस्कॉर्ड ये नहीं रहेगा, मेंटल रिवॉल्यूशन रहेगा। तो इन शॉर्ट ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा कंपनी का ही होएगा, ये बोलना चाहता है। दिस इज द ओवरऑल कंक्लूजन। ठीक है, चलो गाइस, फाइनली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज, भाई ये एग्जाम में आता है पता है, मैं ना इसको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट समझता हूँ टू बी ऑनेस्ट। मतलब यार टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को कौन ही पूछेगा, ऐसा मेरा एक ये है हमेशा से। बट ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है। और तुम्हें एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने 2019 में दिया था, ठीक है, 12th। मेरे को 93 थे ओसीएम में। अब भाई मेरे टाइम पे आया था ये, अब जहाँ तक, हाँ यार ये आया था यार, ये आया था। मैंने चेक नहीं कराया, प्लीज़ एक बार डू लेट मी नो, बट आया था यार ये। भाई स्कैम हो गया था यार पता है, लेकिन मैंने फिर ऑप्शन में था कोई दूसरा ऑप्शन, तो मैं वो करके आया था, बट ये आया था यार। चलो, वर्क स्टडी, ये कहता है टाइम स्टडी। आपको आपके एम्प्लॉय को समय देना है, ठीक है। एक टास्क है, आपको पता है जो 1 घंटा लगेगा उसको करने में, भाई हो गया, भाई रुकना है, 10 मिनट पहले तो काम दिया है सर आपने, ठीक है भाई हो गया, अरे भाई समय दे उसको थोड़ा अपना, है ना। वैसा टाइम स्टडी। मेथड स्टडी, आपको देखना पड़ेगा कि वो बेस्ट क्वालिटी क्या लिखा है, एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट बट चैलेंजिंग टास्क फॉर अ मैनेजर। क्या कह रहा है ये मेथड स्टडी दोस्तों, ये कह रहा है कि एक मैनेजर को ना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसको किस तरीके से किया जाए। मतलब ये काम जो है ना, समझो 5 एम्प्लॉयज लगते हैं,
बट देन मैनेजर डिसाइड्स नहीं यार 5 नहीं यार 6-8 एम्प्लॉय रख देता हूँ, बट अगर इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया तो, इनके बीच में लेजीनेस हो गया तो देख, दिस इज हाउ मैनेजर नीड्स टू डिसाइड व्हाट विल बी द इफेक्टिव वे टू कंप्लीट दैट टास्क। तो दिस इज व्हाट मेथड स्टडी। उसके बाद क्या दोस्तों, मोशन स्टडी, अननेसेसरी मोशंस एंड फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। मोशंस यानी कि बेसिकली बीच में जो रुकावटें आएंगी, मोशन मींस अ मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज ऑफ अ मशीन व्हाइल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखा, रुकावटें मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ, एक एम्प्लॉय और एक मशीन है, अगर आप एक्स्ट्रा एम्प्लॉय ले आते हो बट आपके पास उतनी मशीन ही नहीं है, तो आपने वो एम्प्लॉय लाकर किया क्या, फालतू में उसको सैलरी देनी पड़ेगी ना। दिस इज व्हाट अ मोशन स्टडी। आपको समझना पड़ेगा कि एक मशीन और एम्प्लॉय आपके पास कितने होने चाहिए, कौन सा मेथड आपको यूज करना है, कितना समय आपको देना है और कितना समय का ब्रेक उसे देना है। दैट इज फैटिग स्टडी। विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स, टारगेट प्रेशर, heavy working tools and a poor working condition results in a physical and a mental stress, fatigue and fatigue अगर हो गया तो बंदा जो है ना वो अपना एम्प्लॉय जो है ना वो आपका बिजनेस छोड़ सकता है। तो दिस इज व्हाट दिस टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इसके बाद भी 2-3 सेंटेंसेस है, बट दैट एक बार रीड कर लेना। डिफरेंशियल साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, आपको उनको सिलेक्ट करना है और फिर ट्रेन करना है। अगर आप एम्प्लॉयज को ट्रेन करोगे तो वो और बेटर परफॉर्म करेंगे। देन दैट इज साइंटिफिक टास्क सेटिंग, कितना टास्क आपको उनको देना है, आज का भाई तेरा ये टास्क है, कल तुझे आके ये करना है। तो देयर हैज टू बी दिस क्लियर विजन इन योर प्लान्स, क्लियर विजन इन योर वर्किंग डिसीजंस, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट के, इसमें ना जो फर्स्ट वाला है ना टेक्निक्स वाला, ये फर्स्ट वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये काफ़ी बार एग्जाम में आया, ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन में आता है ये। मतलब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ना ऑप्शन में, दोनों बहुत इजी होता है। आप इसको स्किप कर सकते हो क्या, स्किप कर सकते हो, बट ट्राई करो हेड पॉइंट्स याद कर लेना, और ये 4 तो आपको याद करना है। एग्जाम में आ सकता है वर्क स्टडी बताओ ऐसा, ठीक है, तो इसके लिए ये 4 इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 1, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड आई होप यार आपको इसमें समझ में आया है। एक बहुत ही कम से कम समय में 32 मिनट्स, ओके यार, आई एम फाइन। बहुत ही कम, लेक्चर खत्म हो चुका, आप एंड कर सकते हो, मैं बस अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। तो यार भाइयों बहनों, ये क्या सीन था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अपन यहाँ पे एंड कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर पे अपन मिलते हैं। एंड आई होप ये 32 मिनट्स का जो सेशन है, आप इसको बाद में वापस कभी देखोगे, खाना खाते हुए भी देखोगे, एग्जाम के दिन भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है आपका, तब देख लेना, जो भी जैसा आपको बने, है ना। तो यार आई होप यार ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा है। अब आप क्या करोगे, कभी जनवरी के मंथ में जब आप 6-6 घंटे पढ़ोगे, 8-8 घंटे पढ़ोगे ना, और रात में ऐसा होता है कि नहीं यार अब नहीं पढ़ सकता मैं, लेकिन आपको मेहनत करनी है, आपको रैंक लाना है, तो यार नहीं यार, काम करता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, बट मेरी आंखें और मेरे कान तो चल रहे हैं ना, मैं लेट के तो देख सकता हूँ ना। गौरव सर का रिवीजन लेक्चर समरी वाला देख लेते हैं, ये लेक्चर इसके लिए है आपके बेनिफिशियल, तो ये आपको इस्तेमाल करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो यार दोस्तों, दिस इज द एंड फॉर योर चैप्टर नंबर 1। मिलते हैं आप सभी से अगले ही चैप्टर में। ओसीएम आई नो आपको लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन अब तुम्हारा भाई आ चुका है इसमें आग लगाने के लिए, साथ में मिलकर आग लगाएंगे। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको ये चैप्टर, एंड डू लेट मी नो कोई डाउट्स है कि नहीं। और यार इंस्टाग्राम पे तुम्हारे भाई को प्लीज थोड़ा सा प्यार बांट देना यार मेरे दोस्तों। goldie__ इज और इट्स माई इंस्टाग्राम हैंडल, एंड डू लेट मी नो, कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। चलो यार दोस्तों, मिलता हूँ सभी से अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, बाय बाय।